वेव्स एंड साउंड में जो भी इक्वेशंस और डेरिवेशंस हम लोग करेंगे, इसमें से मैक्सिमम इक्वेशंस वेव ऑप्टिक्स में भी इस्तेमाल होगा। ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है, एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो वेव्स एंड साउंड में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। इनमें से वेव ऑप्टिक्स जो है बिल्कुल इसी के एनालोगस है। ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वेशंस दोनों जगह पे पढ़ने हैं। फर्क यह है कि साउंड में हमें चीजें सुनाई पड़ती हैं और ऑप्टिक्स में हमें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस जो हैं वो सिमिलर रहेगा। इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासरूम के अंदर जैसे ही आपसे बातें होती है तो कुछ भी मैंने बोला तो मेरे माउथ के पास एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। वो डिस्टरबेंस एयर पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करके आपके ईयर्स तक जाती है, और आपके ईयर्स में एक डायाफ्राम होता है जो हाईली फ्लेक्सिबल होता है। वो डिस्टरबेंस आपका डायाफ्राम नोटिस करता है कि क्या वेरिएशन हो रहा है, चेंजेस कितने हो रहे हैं, क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने से मीडियम में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और वो डायाफ्राम आराम से इजिली उसको कैच कर लेता है। एनी स्मॉल टाइप ऑफ डिस्टरबेंस ऑल्सो डायाफ्राम उसी हिसाब से वाइब्रेट करने लगता है, और जिस तरीके से वाइब्रेट करता है आपको समझ आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज, then also your diaphragm in the ear receives the signals। सारा वाइब्रेशन वो रिसीव करता है मगर उसका मीनिंग नहीं समझ पाते अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में बात कर रहा है। इसीलिए जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था उसको हम लोग वेव बोले। तो अपने साथ एनर्जी लेके चलता है वेव और मोमेंटम लेके चलता है। बहुत सारे वेव्स ऐसे होते हैं जो बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, और बहुत सारे वेव्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वेव का डेफिनेशन उसी हिसाब से बनाया गया है। इट इज अ डिस्टरबेंस, एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस which carries energy and moment, energy and momentum from one place to the other place, one place to one place to the other place, और one point to the other point। यही मतलब हुआ इसका। उसी में वेव को अगर कहें कि मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, जैसे साउंड वेव हो गया, बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बिना मीडियम का चलता है। एग्जाम्पल के लिए साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में इसको हम लोग EMW लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी के अंदर मतलब ये हो गया, ये साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है, इसको नॉन मैकेनिकल कहा जाता है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, एक वेव को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं ब्रॉडली। एक टाइप को बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक वेव। मैकेनिकल वेव को हम लोग इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। और सेकेंड टाइप हो गया नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव, तो ये साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिस इज नॉन मैकेनिकल, और साउंड वेव ये मैकेनिकल। फिर मैकेनिकल वेव में भी दो टाइप है। मैकेनिकल वेव में भी दो
कैटेगरी। पहला को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सारा चीज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अब मैकेनिकल का तो मतलब ही है कि बिना मीडियम का चल नहीं सकता। मैकेनिकल वेव में मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स मूवमेंट। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। बिना मीडियम के ही ये ट्रेवल कर लेता है, और मैकेनिकल बिना मीडियम का नहीं चल सकता। जैसे पानी के अंदर जो वेव जनरेट होगा, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह वेव को मूवमेंट कराते हैं, थ्रू पार्टिकल्स ये मूव करता है। एयर पार्टिकल्स के थ्रू साउंड वेव मूव करता है। सिमिलरली आयरन या स्टील है, उसमें भी वेव जो जाएगा पार्टिकल्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो मैकेनिकल का मतलब ऐसा वेव जो बिना मीडियम का मूव नहीं कर सकता। नॉन मैकेनिकल का मतलब जिसको मीडियम से कुछ लेना देना नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में, मैकेनिकल वेव मेनली आपको ये मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है। नॉन मैकेनिकल वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास में थोड़ा पढ़ना है, उसका एक हिस्सा। और अभी साउंड वेव में हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सिर्फ ये सिर्फ समझ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप इतना ही जानिए कि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, और दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं। और और जो वेव का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर ही मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब जो मैकेनिकल वेव आ गया इसमें पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। दो वेराइटीज में, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है केस कि 9th क्लास में भी आपका पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव के मोशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। यहाँ आप यहाँ समझिए, सपोज मीडियम के पार्टिकल्स वेव की मोशन जो हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मान लीजिए इस तरफ है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो अलोंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस ही वाइब्रेट करेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये होता है। साउंड वेव इसका एग्जांपल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव इन एयर मीडियम और वाटर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो गया, इसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट along the motion of wave direction of motion of wave. For example, sound wave
साउंड वेव इन एयर और वाटर इट इज। पानी में या हवा में जो वेव का मूवमेंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जाम्पल। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इन दिस केस ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप सभी को बिल्कुल याद रहना चाहिए, नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा है। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम vibrate perpendicular to the direction of perpendicular to the direction of motion of wave. For example, wave traveling on a string, wave traveling on a string, transverse wave का example, traveling on a string. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखिए, ऐसा एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में यहाँ पे एक वेव जनरेट हुआ है ऐसे, अब ये आगे ट्रेवल करता हुआ जाता है बिल्कुल फॉरवर्ड, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर। वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, एंड पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर। ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट करते रहते हैं जब वेव जाता है आगे। वेव का मूवमेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, wave is running along x-axis and particles of the medium is vibrating. Particles of the medium are vibrating along positive y-axis, positive and negative y-axis. यानी वेव का जो मोशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है वेव फ्रंट। It is an imaginary surface. It is an imaginary surface. All the particles on which all the particles all the all the particles on which vibrate in the same phase. Same phase. देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हों वो सभी के सभी सेम फेज ऑफ मोशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया जाए एग्जाम्पल, सपोज एक सोर्स है ऐसा, छोटा सा एक बल्ब है सोर्स एस, इस सोर्स से आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, यहाँ से राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड और इन एनी डायरेक्शन देयर विल बी अ स्फेरिकल वॉल्यूम। इस सरफेस में यहाँ से उसका डिस्टेंस है आर या रेडियस है आर, किधर भी जाइए इस सरफेस पे हम लोग कहीं भी जाएं,
all the points on this surface will get same energy. ये सोर्स जो एनर्जी दे रहा है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाए हमें सेम एनर्जी, सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी पास करती है उसको हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। इस सरफेस के ऊपर एनर्जी, इंटेंसिटी, सारा का सारा चीज सेम रहेगा। वेव यहाँ से सोर्स से पॉइंट ए पे, सोर्स से चलने वाला जो वेव है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे एक साथ पहुंचेगा। इसलिए एबीसीडी या कोई भी पॉइंट इस सरफेस पे है, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। वही यहाँ लिखा है कि वाइब्रेट इन द सेम फेज, यहाँ लिखा है। तो इसलिए इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी सोर्स के सराउंडिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इस टाइप का बन जाएगा। ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है, दोनों। दिस इज आल्सो स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज आल्सो स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके ऊपर भी जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल का नेचर एक जैसा होगा। एनर्जी आपको पता ही क्या इंटेंसिटी होता है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी न्यूमरेटर में एनर्जी और डिनोमिनेटर में एरिया और टाइम, यानी इंटेंसिटी आई होता है टोटल एनर्जी। जिस सरफेस पे भी एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी उसको आप एरिया से डिवाइड कर दीजिए और टाइम से डिवाइड। एनर्जी पॉइंट एरिया पर टाइम, इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ये होता है इंटेंसिटी। तो ये सब डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिए। इंटेंसिटी आई। तो वेव फ्रंट क्या हो गया? ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल एक जैसी स्थिति में। तो सन से भी जो लाइट हमें मिलती है, सन का एग्जांपल ले, सन से जो लाइट वेव चालू होती है वेव फ्रंट के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पूरे यूनिवर्स में ये फैलता है। यहाँ से सन ने लाइट हर एक डायरेक्शन में भेजना चालू किया। सन इज सेंडिंग लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सनलाइट इधर भी भेज रही है, इधर भी भेज रही है, इधर भी देखिए, इन एवरी डायरेक्शन लाइट इज गोइंग। तो ये सन है। वैसे ही जब किसी सोर्स से साउंड जनरेट होता है वो भी हर एक डायरेक्शन में इसी तरीके से साउंड को भेजता है। तो सन से काफी दूरी पे यहाँ पे अर्थ है। तो अर्थ इस वेव फ्रंट का, इस वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे रिसीव करती है। उसी से अर्थ को इतनी गर्मी मिलती है। ऐसा अर्थ अगर यहाँ पे भी हो उसको भी वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे कोई प्लेनेट हो उसको भी इस वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा जाकर टकराता है। यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट है उसको भी एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से मिलता है। इस तरीके से होता है। ये सब स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यानी स्फेरिकल सोर्स रखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। सिमिलरली अगर सिलेंड्रिकल सोर्स रखेंगे, ऐसा जैसे ट्यूबलाइट होता है इस तरह का सिलेंडर के शेप में, अगर ऐसा है तो हमें सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल सोर्स है, ये स्फेरिकल सोर्स था। सन इज ऑल्सो स्फेरिकल सोर्स। सन भी जो है, दिस इज स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट, ये सिलेंड्रिकल सोर्स है। दिस इज सिलेंड्रिकल सोर्स। सिलेंड्रिकल सोर्स, तो यहाँ से लाइट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे जाएगी।
थोड़ी देर में इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे ये जो वेव है ऐसे जा रहा है, समझिए जरा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर बड़ा सिलेंडर बन जाएगा। तो वेव का प्रोपेगेशन इधर हो रहा है, वेव प्रोपेगेशन। वेव का मूवमेंट इधर या इधर हो रहा है, और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये सिलेंड्रिकल सोर्स, ये स्फेरिकल सोर्स। तो आप समझिए चीजों को, ये सन है, स्फेरिकल सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये मान लीजिए ट्यूब है, सिलेंड्रिकल सोर्स है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दोनों में कॉमन क्या चीज है, यहाँ वेव ये रेडियली ट्रांसमिट होता है। आप ये देखिए कि वेव का मोशन, सनलाइट जो है ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे जा रहा है, और इसका एंगल वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री बन रहा है। ये देखिए, सिमिलरली सन से चलने वाला लाइट इधर जा रहा है, ये भी यहाँ पे वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है। सिमिलरली यहाँ सिलेंड्रिकल सोर्स है, सोर्स से वेव इस तरफ जा रहा है, वेव फ्रंट के साथ ये एंगल देखिए 90 डिग्री बन रहा है। ये सब में कॉमन होगा, सिलेंड्रिकल सोर्स हो या स्फेरिकल सोर्स, wave front will make an angle 90 degree with the direction of motion of the wave। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो सकता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। मान लीजिए जो सोर्स है एक प्लेट के फॉर्म में है, ऐसा एक प्लेट है, लंबा चौड़ा एक प्लेट है इस तरीके, और ये सोर्स, तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, बहुत बड़ा सा प्लेट है, इसमें अगर हैमर से मार दें तो साउंड जनरेट होगा और ऐसे ट्रेवल करने लगेगा। तो अगर प्लेन वेव फ्रंट है ऐसा, तो वेव इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा, ये वेव का मोशन का डायरेक्शन है, वेव की वेलोसिटी का, और ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। अगेन यहाँ पे भी देखिए आप, एंगल 90 डिग्री है। मैं आपको दो चीज इसमें बताना चाह रहा हूँ कि सिलेंड्रिकल सोर्स हो या स्फेरिकल सोर्स हो या फिर प्लेन वेव का सोर्स हो, प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स हो, हर एक केस में वेव का जो मोशन का डायरेक्शन है वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री एंगल है, स्फेरिकल सोर्स है, ये रेस का या वेव का मोशन का डायरेक्शन है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तीनों ही केस में डायरेक्शन ऑफ द वेव इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये वेव फ्रंट की खासियत होती है। दूसरी खासियत, ये छोटा वेव फ्रंट है, ये बड़ा वेव फ्रंट है, जैसे जितना दूर जाएंगे सोर्स उतना बड़ा वेव फ्रंट हम लोग को मिलेगा। तो दो वेव फ्रंट के बीच में फेज डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे उसका फेज अलग होगा, इसके सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे उसका फेज अलग होगा, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ये दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उस पर डिपेंड करता है, दोनों का जो डिस्टेंस है सोर्स से उस पर डिपेंड करता है, कितना ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पहला पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि 3 पॉइंट्स याद रखनी है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वेव के मोशन और वेव फ्रंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, वेव फ्रंट
वेव मोशन। इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, पहला। दूसरा फेज डिफरेंस बिटवीन two wavefronts may be 0 और नॉन जीरो। फेज डिफरेंस 0 और 2 पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि जब भी सोर्स से आप लार्ज डिस्टेंस पे होंगे, जैसे ये सोर्स और यहाँ से हम काफी दूरी पे रहे, यहाँ रहे, तो जो वेव फ्रंट मिलेगा वो बहुत बड़ा सरफेस होगा। इसका एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग अगर कंसिडर करें तो ये प्लेन सरफेस जैसा दिखेगा। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। इस सोर्स से काफी दूरी पे यहाँ आ जाए अगर हम, तो वेव फ्रंट का जो सरफेस होगा वो काफी बड़ा होगा। और इसके किसी पॉइंट पे अगर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, तो प्लेन सरफेस मिलेगा। और ये तो प्लेन है। तो क्वेश्चंस में अगर ऐसा दिया हो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द सोर्स, दैट मीन्स कि आप एक इतनी दूरी पे हैं जहाँ की आपको एक प्लेन सरफेस होने का आभास होगा, प्लेन सरफेस जैसा ही फील होगा। का ये मतलब विल फील लाइक अ प्लेन सरफेस। क्वेश्चंस में जनरली इस तरीके का दिया होता है। तो सरफेस से लार्ज डिस्टेंस पे रखने का मतलब कि हम लोग को प्लेन सरफेस मिलेगा। जैसे हम लोग की अर्थ जो है सन से काफी दूरी पे है, तो सनलाइट जो आती है अर्थ का, या यूं समझ लें कि अर्थ का सरफेस हम लोग को फ्लैट सरफेस जैसा दिखता है, तो सन से चल के आने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो बिल्कुल भी हम लोग को 100% प्लेन सरफेस जैसा दिखेगा। इसलिए अगर सोर्स से ज्यादा दूरी पर रहे तो वेव फ्रंट हम लोग को प्लेन सरफेस जैसा दिखाई पड़ेगा।